ए ने CORN कॉर्न का एक कार्गो, समझना, कॉर्न का एक कार्गो जो है, कार्गो यानी पानी का जहाज, वो बेचने का क्या किया, अग्रीमेंट किया। किसने, ए ने। सपोज टू बी इन ट्रांजिट, जो अभी किस में है, ट्रांजिट में है, मतलब अभी रास्ते में है। मतलब मेरा एक पानी का जहाज है, उस पानी के जहाज कार्गो के अंदर कुछ मक्का है, मक्का, कॉर्न, और वो आ रहा है, तो ट्रांजिट में है। और दोनों ही पार्टीज को अननोन है, पता नहीं है कि वो जो कॉर्न है वो फर्मेंटेड हो गया है, यानी कि वो अब खराब हो गया है, सड़ गया है, मतलब काइंड ऑफ फफूंद लग गई है या कुछ खराब हो गया है। और फिर भी उसने अग्रीमेंट किया कि मैं तुझे वो जो कार्गो में कॉर्न रखा है वो बेचूंगा। जबकि वो जो मास्टर ऑफ शिप है, शिप का कैप्टन, थोड़ा बहुत कॉर्न बहुत सारा या काफी कुछ फर्मेंट हो गया था, तो उसने उसको फिर फटाफट से जो बचा था वो रास्ते में बेच बाच के खत्म कर दिया, नहीं तो पूरा ही खराब हो जाता वो। क्या ये बात यहाँ पानी में तो जहाज है सो है, यहाँ जमीन पर जो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं बेच रहा हूँ और तू खरीद रहा है, क्या हम दोनों को ही नहीं मालूम है कि वो कॉर्न जो है वो नष्ट हो चुका है? तो क्या मुझे भी इस बात की गलतफहमी है कि वो चीज है इसलिए बेच रहा हूँ, और तुझे भी गलतफहमी है कि वो चीज है इसलिए खरीद रहा है? तो ये गलतफहमी मुझे है, तुझे है, कि दोनों को है? किस बात की, कि कॉर्न है जबकि कॉर्न असल में नहीं है के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, एग्जिस्ट। और कॉर्न इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या था, सब्जेक्ट मैटर, बराबर। तो सब्जेक्ट मैटर के एग्जिस्टेंस को लेके जो दोनों पार्टीज की मिस्टेक होती है उसे बोलते हैं बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू एग्जिस्टेंस। कोर्ट ने बोला ये जो अग्रीमेंट है ये वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो। बोला ऐसे जल्दी जल्दी हो जाएंगे केस सारे, समझ आया पहला वाला, है ना? पढ़ के देखो भाई। अब ये लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा पाएंगे कि इसका कौन सा वर्ड है, लगे कोई वर्ड की सर इस वर्ड का मीनिंग क्या है तो पूछ लेना, है ना? मैं आपको भावार्थ समझाते जाऊंगा सारे केसेस का। फर्मेंटेशन आप लोग जानते हो, है ना? अगर किचन में जाते हो तो सब लड़कियां समझती फर्मेंट किसको बोलते हैं, है ना? ईस्ट वीस्ट आपने ब्रेड का काम किया हो, बेकरी का, तो आप समझते हो क्या चीज होती है फर्मेंट। जलेबी बनाई कभी? खमण, खमण में भी खमीर, खमण नहीं खमीर, खमीर उठाते हैं। हाँ कोई बात नहीं, फिर आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था मैं, है जी। ऑनलाइन में आवाज नहीं आ रही बेटा? सर आपके दर्शन नहीं हो रहे, सर आपके दर्शन नहीं हो रहे, सर आपके दर्शन, 4 बार लिख दिया उसने एक में, कॉपी पेस्ट। आ रहा है बेटा, आ रहे बेटा, आ रहे। मन से बुलाओ बेटा, भगवान भी आ जाते हैं, हम तो इंसान हैं। चलो, राइफल्स वर्सेस विशल हॉर्स, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी। ओ ले, बंबई से दो जहाज आने वाले थे, दोनों का नाम क्या था, फियरलेस। और क्या आने वाली थी एक जहाज में, कॉटन की गठाने, बेल्स ऑफ कॉटन, कॉटन की गांठ या गठाने। A contract was made for purchase of certain bales of cotton to be arrived by a ship called Peerless from Bombay. Two ships of the same name, Peerless, were to sail from Bombay. Buyer intended to buy cargo of one ship, but the seller was selling the cargo of other. The contract was held to be void. क्यों? Bilateral mistake of fact. हम तो सुबह जो निकला पियरलेस शिप, उसमें जो सामान रखा है वो बेचने की बात कर रहे थे, जबकि उसको लगा कि जो दोपहर में बंबई से निकलेगा या थोड़ी देर बाद बंबई से निकलेगा जो पियरलेस नाम का जहाज, उसमें जो कार्गो है, सामान है, वो बेचने की बात कर रहे हैं। तो उसको कुछ और ही लग रहा है, मेरे को कुछ और ही लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि इसको सही मालूम है, उसको ये लग रहा है कि ये सही बेच रहे हैं। दोनों पार्टीज अंधेरे में है, गफलत में है, यानी कि गलत फहमी में है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बायलेटरल मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी। ये आ गया तेरे क्वेश्चन का जवाब, आइडेंटिटी। मुझे लग रहा है ये वाले की बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी है दोनों, एग्जिस्टेंस में दोनों है, लेकिन पहचान को लेके गड़बड़ हो गई। समझ रहे हो बात को? उदाहरण के तौर पे सैफ अली खान जो है, अगर मान लो वो लड़की देखने गया रणधीर कपूर के घर पे, और पहले जो है करीना कपूर आ गई समोसे लेके, उसके बाद करिश्मा आई, तो उसने करीना को देख के जो है क्या कर दी, हाँ कर दी कि मेरे तो हाँ है शादी की। जबकि असल में वो शादी किसकी कराना चाह रहे हैं, पहले बड़ी बेटी की होगी, करिश्मा की। बोलो हाँ। लक देख रहे हो उसका, लक। पहले मारा हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, पहले करिश्मा के साथ नाच ली हैं, समझ रहे हो? ऐसे वो याद है, हम साथ साथ हैं, पीछे से कुर्सी हटा दी थी, समझ रहे हो? तो ये तो यार
क्या कर सकते हैं। खैर जो भी है, तो भाई कहने का तात्पर्य है कि उनको ये लगा है कि ये लड़की दिखा रहे हैं तो पहले आइए, जबकि उनको ये लग रहा है कि ये इनको मालूम है किसको देखने आए, और शादी जो है वो फिक्स हो जाए और बाद में पता चले जब राज खुले मतलब। तो ये बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इनको क्या लगा, इनको क्या लगा, एज टू आइडेंटिटी। तो तीसरा मिस्टेक एज टू क्वांटिटी, ये बहुत प्यारा है, मेरा सबसे फेवरेट केस लो यही है। क्या होता है, पी नाम के एक व्यक्ति ने, पापे ने, एच एन ए हेंकल, पापे ने हेंकल को एक पत्र लिख के पूछा कि आप जो राइफल बेचते हो उनकी प्राइजेस क्या है। पापे ने हेंकल से क्या पूछा कि राइफल्स की प्राइजेस क्या है, क्योंकि अगर मुझे प्राइस पसंद आई तो मैं 50 तक खरीद सकता हूँ। मतलब एज मैनी एज 50 का अर्थ क्या होता है कि अगर सही लगी प्राइजेस तो मैं 50 तक भी खरीद सकता हूँ, ये लिख के भेजा उसने। जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन आई, वहां से रिसीट यानी प्राप्त हुई इन्फॉर्मेशन की एक राइफल की कीमत कितनी है, तो उसने एक टेलीग्राम भेजा, टेलीग्राफ क्या भेजा, सेंड 3 राइफल्स, क्या लिख के भेजा कि आपकी कीमत के हिसाब से मेरे को 3 ही खरीदने की इच्छा है, इसलिए सेंड 3 राइफल्स। ठीक, अब टेलीग्राफिक मिस्टेक के कारण 3 की जगह उसने द छाप दिया और मैसेज क्या ट्रांसमिट हुआ, सेंड द राइफल्स। अब पहले उसने ऑफर में क्या बोला था कि राइफल की प्राइस बताओ, मैं 50 तक भी खरीद सकता हूँ। इधर इसने प्राइस बताई तो इसने इधर से भेजा कि सेंड 3 राइफल्स, और 3 की जगह क्या छप गया टेलीग्राफिक मिस्टेक से द। उस जमाने में जो टेलीग्राफ करने वाले लोग सरकारी डिपार्टमेंट के आदमी होते थे, तो टेलीग्राम करते थे तो उससे छप क्या गया गलती से टाइपिस्ट से द। तो उसको लगा कि इनने बोला था कि मैं 50 तक खरीद सकता हूँ, और यहाँ लिखा है सेंड द राइफल्स, तो ये 50 की ऑर्डर है। ये खुश है कि मेरी कितनी राइफल बिक रही है अब, 50, और वो ये सोच के खुश है कि कितनी खरीद ली मैंने, 3। दोनों मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, सब्जेक्ट मैटर का फैक्ट ही गलत है, और किसको लेके गलती है, क्वांटिटी को। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू क्वांटिटी। बोलो आया, पढ़ के देखा आपने, हेंकल वर्सेस पापे। पापे को आप पापी भी पढ़ सकते हो, और पापी लोग ही राइफल चलाते हैं, अगर वो सेना में नहीं है मतलब। तो आगे, निकलसन एंड वर्सेस स्मिथ मैरियट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको समझना आप। मिस्टेक एज टू क्वालिटी, टेबल नैपकिंस वर सोल्ड एट एन ऑक्शन described as with the crest of Charles I and the authentic property of that monarch. क्रेस्ट मतलब लोगो, आज की बात, क्रेस्ट यानी लोगो। तो टेबल नेपकिन बेचे जा रहे थे ऑक्शन में, कौन खरीदेगा भाई, और किसके बोल के बेचे जा रहे हैं वो नेपकिन, बोले ये जो टेबल नेपकिन है ये ऑथेंटिक प्रॉपर्टी, ऑथेंटिक मतलब वैलिड, जेन्युइन, प्रामाणिक, ये ऑथेंटिक प्रॉपर्टी है उस मोनार्क यानी उस राजा की, किस राजा की, चार्ल्स द वन की, और उसका लोगो भी इसके ऊपर, चार्ल्स द वन का क्रेस्ट यानी लोगो भी है इसके ऊपर, और उस राजा की, मोनार्क यानी राजा, बात सुनो, आर्च का अर्थ होता है प्राइम या रूलर, प्राइम या रूलर या फर्स्ट पर्सन या हेड पर्सन, इस सेंस में जाता है वो। ठीक है, इसीलिए जो सबसे बड़ा, सारे बिशप्स में जो सबसे बड़ा होता है उसको आर्च बिशप बोलते हैं। सकीना उपाध्याय, आर्च बिशप कभी सुना होगा आपने वर्ड, कभी सुनने में आया होगा ये वर्ड चलते फिरते, कभी स्कूल में आया था, आर्च बिशप। आर्च यानी सबसे प्राइम, सबसे ऊंचा, इसी से बना आर्काइक, आर्कियोलॉजी, जो प्राइम, प्रिमिटिव, पुराना हो, प्राचीन हो। ठीक, आर्काइक, आपके मोबाइल में आर्काइव्स होते हैं, आर्काइव्स, आर्चीव्स नहीं, आर्काइव्स, क्या बोलते हैं उसको, आर्काइव्स। आर्काइव यानी जिसमें आप पुराने मैसेज स्टोर करके रखते हो, ताकि टेलीग्राम पे करते हैं ना अपन चैट्स, आर्काइव, इट्स कॉल्ड आर्काइव, है ना। आर्काइव करना यानी कि ये पुराने चैट्स संभाल के रखने के हिसाब से आर्काइव। खैर, तो ये हो गया आर्च। तो मोनो इज द रूट वर्ड, मोनो यानी सिंगल, और आर्च यानी रूलर। तो जो सिंगल रूलर, मतलब मेरा वचन ही है शासन वाला, उसको बोलते हैं मोनार्क। फिर थोड़े से उच्चारण बदलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, कहीं क हो जाता है, कहीं च हो जाता है, तो इट बिकम्स मोनार्क। अब समझ में आया। और जहां कोई राजा ना हो उसे बोलते हैं एनार्की। अब समझ में आया एनार्की क्यों बोलते हैं,
लॉलेसनेस, कोई रूलर ही नहीं भाई। क्या चल रहा है देश के अंदर, इसको अपन बोलते हैं ना हिंदी में, अगर कोई जानता हो तो अराजकता। अराजकता मतलब राज, यानी किसी का भी राज ही नहीं है, इसमें कोई कानून ही नहीं, उसको बोलते हैं अराजकता। बोलो मजा आया सुन के, फिर होगी शब्दों की। तो उन्होंने कहा कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, चार्ल्स द वन की प्रॉपर्टी। ये टेबल नैपकिन किसके जमाने के हैं, चार्ल्स द वन के जमाने के। अब इसकी क्वालिटी कौन सी वाली है, चार्ल्स द वन वाली, जबकि असल में वो जॉर्ज के निकले, जॉर्जियन निकले। जॉर्जियन मतलब जो जॉर्ज के हैं। तो कनाडा को बिलोंग करे वो कैनेडियन, इंडिया को बिलोंग करे वो इंडियन, तो जो राजा जॉर्ज को बिलोंग करे वो जॉर्जियन। अब समझ में आया। तो वो चार्ल्स के नहीं थे, बल्कि किसके थे, जॉर्ज के थे। आया समझ में। तो दोनों पार्टी को क्या थी इसमें, मिस्टेक थी। दोनों पार्टी को क्या थी, मिस्टेक थी। ऑक्शनियर की भी मिस्टेक और खरीदने वाले की भी मिस्टेक, बायलिटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू क्वालिटी। अब वो जॉर्ज के जमाने की क्वालिटी के थे, जबकि आपने बोले क्या थे, चार्ल्स के जमाने की क्वालिटी। अभी ठीक है क्वेश्चन, मिसरिप्रेजेंटेशन लग रहा है आपको ये, नहीं। बस यही आप अंतर कर लेना, एक और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हो तो सीधे सीधे आदेश पे चलना, मेरे और किताब के। जिसको लॉ ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानना, जिसको लॉ ने मिसरिप्रेजेंटेशन माना उसको मिसरिप्रेजेंटेशन। एक तो ये उलझती जाएगी फाइल, दोनों में बहुत थिन लेयर ऑफ डिफरेंस है, और ये तकलीफ बार बार आएगी। आप और मैं 10 मिनट लगा लगा के हर एक पे चर्चा करेंगे पूरी, तो ऐसे में तो उलझ जाएगी अपनी कैसेट, क्योंकि 10 जगह कंफ्यूजन होगा, और जितनी जगह हम रुकेंगे उतना हमारा कोर्स भी डिले होगा। आगे समझ में। तो कभी कभी समर्पण भाव से आदेश मानना भी पड़ेगा, क्योंकि मैंने नहीं डिसीजन, ये डिसीजन जज साहब ने दिए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मान ले प्रेम भाव से। चुप बोलो हाँ, है ना। आगे भैया वेबस्टर वर्सेस सेसिल। ये सेसिल और वेबस्टर समझ गए, COW। सेसिल ने वेबस्टर को लिखा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें 1250 पाउंड में बेचने को तैयार हूं, जबकि पहले वेबस्टर सेसिल को कितने का ऑफर दे चुका था, 2000 पाउंड का। हाँ, विच डब्ल्यू हैड रिफ्यूज। डब्ल्यू उल्टा हो गया इसमें, WSC की गड़बड़ है। मैं आपको मेरे हिसाब से समझा देता हूँ, WC को कंफ्यूज मतलब अपन बाद में समझ लेंगे। ए ने बी को ऑफर दिया कि क्या आप मुझसे 2500 पाउंड में ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो बी ने काउंटर ऑफर दिया, ऑब्वियसली काउंटर ऑफर जाएगा ये। बी ने काउंटर ऑफर दिया कि 2000 पाउंड में देंगे क्या। एक और काउंटर ऑफर दिया कि 12.5 पाउंड में खरीद रहा है क्या। हाँ, अब समझ में आया, समझ आया क्या हुआ। अब कॉमन सेंस की बात है कि ए ने पहले 2500 बोला था, बी ने 2000 बोला, तो ए ने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ए ने जो नया फिर काउंटर ऑफर पे एक और काउंटर ऑफर दिया होगा, वो किसका होगा, 2250 का होगा। और गलती से क्या हो गया, 1250 हो जाता है कभी फ्लो फ्लो में। ये बात बी ने क्या कर ली, को लगा अरे वाह यार इसका मन बदल गया शायद, 1250। कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स एज इट वाज ऑफर्ड बाय। एक और आपको भी मिस्टेक हो गई है कि 1250 में इन्होंने मन बदल लिया है। उनने भी कोर्ट में प्रूव करा, ये मत पूछना, कोर्ट में प्रूव हुआ सब। उनने भी कोर्ट में प्रूव करा कि समय हमारी भावना 2250 की थी, ये मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं कैसे मिस्टेक होगी, और आपको भी मिस्टेक हो गई है कि इनने 1250 बुलाया। दोनों ही आपसे मिस्टेक हो गई है, आपसे मिस्टेक टाइपिंग की हुई है, और आपको ये मिस्टेक हो गई है कि अरे इनका मन बदल गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो 2250 में, क्योंकि कोई भी समझदार आदमी किसी भी चीज को 2500 बोल के फिर उसके बाद 1250 ऐसे आधे पे नहीं बेचता है। और जब आपने ही 2000 का ऑफर दिया था, वो इन्होंने रिफ्यूज किया, तो लॉजिकल बात है कि फिर उस आपका ऑफर रिजेक्ट करके 1250 में क्यों बेचेंगे ये। आपका 2000 का ऑफर रिजेक्ट करके 1250 में कोई क्यों बेचेगा, लॉजिकली सोच के देखना। बोलो हाँ। तो कोर्ट ने कहा था कि ये मिस्टेक से 2250 की जगह क्या छप गया है, 1250। अभी आ गया समझ में, है ना। कूपर वर्सेस फिप्स। A2 का ली, हाँ इसको आप समझो, एग्जांपल डायरेक्ट देता हूँ, बस आसान है। फिशरी समझते हो ना, फिशरी। एग्जांपल तो खैर जो है सो देना ही पड़ेगा।
मतलब मछली पकड़ने का जो प्रोसेस है और बिजनेस है, फिशरी है। अब मान लीजिए कि ये एक तालाब है, क्या है ये? तालाब। तालाब के मालिक हैं, मान लीजिए, महाराजा तुकोजी राव होलकर। यशवंत सागर तालाब बनाया ना महाराज यशवंत राव होलकर ने, इंदौर के पास बहुत बड़ा तालाब खुदवाया उनने। लोग घूमने जाते हैं बारिश के मौसम में, जब पानी भर जाता है, जब बड़ा ही ब्यूटीफुल नज़ारा लगता है। तो यशवंत सागर तालाब है। ऐसे ही एक तालाब और बनवाया, मान लो वो महाराज तुकोजीराव होलकर, इंदौर रियासत के जो महाराजा थे तुकोजीराव होलकर, इस तालाब के ओनर है। अब तुकोजीराव होलकर के बाद ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते होते उनके बेटे को गई, उनसे उनके बेटे को गई, उनसे उनके बेटे को गई। लेकिन उसके बाद महाराजा सिस्टम खत्म भी हो गया, सब इधर उधर हो गए, प्रॉपर्टी के कागज थोड़े से इधर उधर हो गए। ये जो थे महाराजा विजय राव होलकर, ये महाराजा तो ये एक कॉमन मैन हो गए, आम आदमी, और ज्यादा कुछ इनमें काबिलियत नहीं, तो एक आम आदमी की जीवन जीते, गरीबी का जीवन जीते। अचानक से ये जो तालाब था, चूंकि तालाब तो तालाब है, कोई ना कोई तो कब्जा कर ही लेगा, तो एक मछुआरे ने जो है इसके ऊपर कब्जा कर लिया, और फिशरी वही करता, थोड़ा सा दबंग मछुआरा, तो फिशरी वही करता उसके ऊपर। एक दिन ये विजय राव होलकर नाम का एक गरीब आदमी इनके पास गया, बोले कुछ पैसे हैं मेरे पास, ये किराया ले लो और इस तालाब में मछली पकड़ने का राइट मेरे को दे दो। मतलब ये तालाब मेरे को काय पे दे दो, और मैं यहाँ क्या पकड़ूंगा? मछली। तो उसने लीज पर क्या ली? फिशरी। मछली ने ली। लीज पर क्या ली? फिशरी मीन्स राइट टू कैच फिश इन अ वाटर सोर्स इज कॉल्ड फिशरी। तो फिशरी लीज पे ले ली। कुछ दिनों बाद विजयराव होलकर के पास जो एक संदूक था, उस संदूक में एक छोटा सा कुछ गोल कुछ ऐसा निकला लोहे का। तो यूं खोला, मतलब कोई डंडा वंडा होगा, खोला तो उसमें से कुछ कागज निकले। तो कागज निकले बहुत पुराने हैं। तो देखा तो उसके अंदर तो जमीनों की पूरी डिटेल्स थी कि अपने राजघराने के नाम पे कौन कौन सी जमीनें हैं। और बाद में पता चला कि ये जिस तालाब को मैंने किराए पे लिया है, वो तालाब तो मेरा ही है। तो अब बताइए कि ये जो तालाब की फिशरी का जो अग्रीमेंट हुआ है, फिशरीज का जो अग्रीमेंट हुआ है, लीज अग्रीमेंट बिटवीन दबंग मछुआरा और विजय राव होलकर, ये जो अग्रीमेंट है ये ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इनको भी नहीं मालूम कि ये विजय राव होलकर का ही है, विजय राव होलकर को भी नहीं मालूम कि ये मेरा ही है। बायलेटरल दोनों पार्टी कि इस तालाब का टाइटल यानी ओनरशिप मेरी ही है। लो, ओनरशिप को लेके मिस्टेक थी, टाइटल यानी ओनरशिप कल ही लिखा दिया था, याद आया? बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू टाइटल, टाइटल यानी ओनरशिप। बोलो आया? अब पढ़ के देखो। A took a lease of fishery which unknown to either party already belonged to A. Hey, a lease was held void. क्या क्रिस्पी लैंग्वेज है ना, बोलो हाँ। अब ये तकलीफ देती आपको अगर मैं कहानी नहीं सुनाता तो, मैंने कहानी बना के सुनाई, और उसके बाद ये सुन, ये अब ये लग अच्छा रहा है बहुत। इससे समझ में आया कि एग्जाम में एग्जाम्पल देना तो ऐसा देना, बिल्कुल कम से कम शब्दों में, एकदम कड़क। वैसे भी देखो अपने को लॉ में क्या करना है, समय अपने को कम पड़ता है, तो कम लिखना है और ज्यादा दिखाना है ना? ये याद रखना, रूल क्या है? कम लिखना है और ज्यादा दिखाना है। तो पेज भरा भरा दिखना चाहिए और कंटेंट इतना कि टाइम भी कम लगे, पूरा हो जाए। कल मैंने आपको पेज की संख्या बताई थी वीडियो डाल के, जो इंस्टाग्राम पे नहीं है वो सुन लो बेटा, लिया। उनके लिए यूट्यूब पे भी है, आप चाहो तो यूट्यूब पे भी चेकआउट कर सकते हो, शॉर्ट भी बनाया मैंने उसका, दोनों पे डाल दिया मैंने। जो इंस्टा पे नहीं है वो उस पर देख लेना, ठीक? कितना पेज में लिखना है और कैसे क्या आंसर लिखना है। हाँ, ये ऐसा हो जाता है, कब्जे में हो जाता है कई बार ऐसा, वो अलग बात है। इस कॉन्ट्रैक्ट को रीडिंग क्या की है अंत में? बायलैटरल मिस्टेक। एक चीज और रहती है, आपको बताता हूँ। कई बार कोई ओनर नहीं हो बहुत समय तक, तो जो बहुत सालों से यूज कर रहा है उसको ओनरशिप मिल जाती है। इसके भी रूल्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं, पर अगर रियल ओनर आ जाए तो फिर उसको लौटानी पड़ती है, ऐसा। अभी इम्पॉसिबिलिटी कितने पॉइंट हो गए हमारे? 6। किसके? सब्जेक्ट मैटर के। अभी किसके उठाएंगे? पॉसिबिलिटी के। पॉसिबिलिटी के कितने हैं? 2, लीगल और फिजिकल। पहले फिजिकल लेते हैं। A contracted to take on rent a property for viewing the coronation procession of the king। देखो बेटा, कोरोनेशन का अर्थ होता है ताजपोशी। कोरोना सुना आपने? कोरोना सुना क्या सर?
देखो कोरोना जो होता है वो उसका अर्थ होता है ताज। कोरोना शब्द का अर्थ क्या होता है? ताज। ताज सुना है? ताज। ऐसा कुछ होता है ना, ताज, है ना? क्योंकि कोरोना का जब वायरस पहली बार साइंटिस्ट ने खोजा तो उसके अंदर जो स्पाइक्स थे वो ताज जैसे थे, जो ताज होता है हमारा, इसलिए उन्होंने उस वायरस का नाम क्या रखा? कोरोना। सालों पहले क्या नाम रखा, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आप हलवा समझते हो हर चीज को। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपन बहुत अलग लेवल पे काम करते हैं तो आप विश्वास करो। आपको खुद को पता चलेगा। आप अपने आप को कंपेयर करो जब आपके काउंटर पार्ट से कि यार क्या करके आ गए हम, है ना? अलग अलग मेथोडोलॉजी पे खेलते हैं। तो कोरोना शब्द जो है ये पुराना वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का। इस नाम की एक वाइन भी आती, बियर। ये बियर आती, वाइन आती, विस्की आती, मेरे को मालूम नहीं। मतलब अल्कोहलिक एक एक ब्रांड है जो अल्कोहल बनाता है। अब वो क्या बनाता है एग्जैक्टली? हाँ हाँ, मैं छोड़ दूंगा ना, क्या टाइम हो रहा है? हाँ मैं साथ में पक्का छोड़ दूंगा। हाँ जी। तो क्या नाम पड़ा इसका? कोरोना। वायरस का नाम क्या रख दिया? कोरोना। और ये पूरी फैमिली सार्स कोरोना वायरस की फैमिली है। आपको जब कोरोना आया था तब डेटॉल वाला बहुत ऐड चला होगा ना, ये क्या है? रावण। कोरोना है ना, मुझे मालूम, बियर है। नाम सुन रखा है हाँ। तो मैं क्या, और पुराना ब्रांड है। डेटॉल के पैक पे आता था ना बहुत सालों से कि कौन कौन से जर्म्स और वायरस को मारता है, तो उसमें लिखा होता था कोरोना वायरस को भी मार देता है। तो मुद्दा ये है कि लोगों ने पूछा कि डेटॉल को कैसे मालूम कोरोना वायरस होता है? भाई कोरोना वायरस बहुत पुराना वायरस है। तो उसका जो वर्जन, जो म्यूटेशन आया ना, जो वुहान की लैब में वो छेड़खानी कर रहे थे और वहां से लीक हुआ, और जिसको उन्होंने कहा कि ये तो बैट से आया, बैट से आया, कोई बैट बैट से नहीं आया। ये सब बायोलॉजिकल वॉरफेयर है बेटा। समझना, दुनिया की इकोनॉमी को स्लो डाउन करने के लिए। चाइना बहुत बुलशिट कंट्री है। समझ में आया? चाइना से घटिया कोई आइडियोलॉजी नहीं पूरी दुनिया में। घटिया एकदम। क्या बोल रहे हैं? कि मैं मोबाइल जो है वीवो का यूज करता हूँ, मेड इन इंडिया। तो बेटा एप्पल भी वही बनता है ना, समझ में? बनते सब वही हैं। हैं? हो गई क्या एप्पल की इंडिया में चालू? तो सस्ते नहीं हो रहे यार। हैं? अगले साल से हो जाएंगे। अच्छा सुनो भाई, तो हुआ क्या सुनो। ये बस ये दो केस है। कोरोना का अर्थ क्या? ताज। तो ताज पोशी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरोनेशन। अब आया समझ में? मतलब अगर हिंदी में बात करें या भारतीय परंपरा के अनुसार बात करें तो राज्याभिषेक बोल सकते हैं। राज्याभिषेक समारोह को अंग्रेज लोग, हाँ राज तिलक, हाँ राज, अच्छा तो इससे ही वो कर रही थी। हाँ राज तिलक। राज तिलक। राज तिलक बोलो या राज्याभिषेक बोलो, बात एक ही है। जो रामचंद्र जी का होने वाला था, पर एक रात टल गया कि आज की जगह कल कर लेते हैं, मुहूर्त अच्छा है। और वो एक दिन के मुहूर्त के चक्कर में फाइल निपट गई पूरी 14 साल के लिए, बोलो हाँ। इसलिए तब से कहावत बनी, शुभ से शीघ्रम। शुभ काम को शीघ्र ही कर लेना चाहिए, ज्यादा मुहूर्त, अच्छे कामों के लिए मुहूर्त नहीं होते हैं। समझ रहे हो? हाँ, बुरे काम के लिए मुहूर्त देखो इसलिए टालते हैं कि भाई एक बार टल गया तो टल ही जाए, अच्छा है, बुरा काम करने से बच जाएगा इंसान। समझ रहे हो? मैं मानता हूँ मुहूर्त वगैरह, ऐसा नहीं है। एक बात, हाँ पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ मैं। ये जो आप टाल देते हो ना कि यार अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, अभी नया चैप्टर चालू नहीं। ऐसे आप तो चालू करो भाई, शुभ से शीघ्रम। कल के श्राद्ध पक्ष खत्म हो गए, 15 दिन होने आ गए भाई, ये वाला खत्म हो गया अब तो शुक्ल पक्ष। क्या टाइम अच्छा, 14 से आज। हाँ जी। तो यार किंग का कोरोनेशन प्रोसेशन तो हर आदमी देखेगा यार। जब राज तिलक के लिए किंग जाएंगे पूरे प्रोसेशन के साथ तो पूरी जनता जाएगी, हाथ में भाले लेके जाएगी। और किंग जब बोलेगा मैं अमरिंद्र बाहुबली, तो जोर जोर से भाले भी बजेंगे। बोलो हाँ। जनता अगर राजा से प्रेम करती तो सब जाते हैं देखने उसको। तो लंदन के आउटस्कर्ट्स, बाहर से जो व्यक्ति लंदन सिटी में आए कि भाई जब यहाँ से गुजरेगा उनका जुलूस तो हम भी देखेंगे। और देखने के लिए, जैसे अनंत चतुर्दशी का जुलूस देखने के लिए अपन लोग झांकी देखने के लिए, समझ रहे हो, लोगों के घरों की, हाँ छज्जों पे या गैलरीज पे जा जाके पूछ के कि हम चले जाएं यहाँ पे, हाँ। और वहां से जो है राजवाड़ा से जब इधर उधर से निकलती झांकी देखने का मजा ही कुछ है। इंदौर की झांकियां बड़ी फेमस है, रात रात भर। तो भाई ये प्रोसेशन देखने एक व्यक्ति ने किराए पे मकान ही ले ली, प्रॉपर्टी।
तो यहाँ से खड़े होके मैं किंग का प्रोसेशन देखूंगा, और दोनों को ये बात नहीं मालूम है कि प्रोसेशन ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है किसी कारण से। किंग बीमार है या एक्स वाई जेड कुछ हो गया, तो बोले अभी प्रोसेशन को क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट उस चीज की जो अब फिजिकली ही पॉसिबल नहीं है, वो कोरोनेशन कभी होगा नहीं, तो फिर इस रेंट अग्रीमेंट की भी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वॉइड एवनी। बाद में कैंसिल होता तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता, शुरू से पहले से ही कैंसिल हो चुका था और आपको मालूम नहीं था, फिर भी आपने इसका कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ये इसलिए किस में जा रहा है, बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्योंकि फिजिकली अब ये चीज पॉसिबल नहीं है, फिजिकली मतलब शरीर की ताकत से नहीं लेना है, जो मैंने हमेशा वो वाला एग्जांपल दिया था आपको कल वाला, वो भी फिजिकली और ये भी फिजिकली। बोलो आया। फिजिकली का अर्थ शारीरिक है या भौतिक है, अब आया समझ में, सही सब शब्द पता होना चाहिए। और भौतिक में शारीरिक शामिल होता है, शारीरिक में भौतिक शामिल। भौतिक समझ गए क्या होता है भौतिक यानी, रियली, हाँ जो रियलिटी में हो सके, जो हो एग्जिस्टेंस में हो, जो जिसका अकरेंस हो। और मिस्टेक एज टू लीगल इम्पॉसिबिलिटी, a contract to do certain act which is not permitted by law is void in itself। बोलिए, मैंने और देव ने एक अग्रीमेंट किया, और ये भी अनपढ़ मैं भी अनपढ़, मेरा नहीं चल रहा है एग्जाम्पल। हमने कभी इंडिया का लॉ नहीं पढ़ा, हमको नहीं मालूम कि भाई चाइल्ड मैरिज जो है वो रिस्ट्रेंट है, तो हमने एक अग्रीमेंट कर लिया कि मेरी जो है 12 साल की बिटिया, आपका जो है 15 साल का लड़का है, कर देते पक्का ब्याह। बोले कब करे, बोले वो अगले चंद्रमा वाले दिन कर देंगे। ऐसे अनपढ़ लोग ऐसी बात करते हैं आप ये देखो, बोले अगले चंद्रमा वाले दिन कर देंगे, पूरे चंद्रमा वाले दिन। बोले ठीक है, ये हमारा तय हो गया। हम दोनों को ही नहीं मालूम है कि भारत के कानून में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, तो बताइए परमिटेड बाय लॉ है कि नॉट परमिटेड बाय लॉ है, नॉट परमिटेड। और हमको दोनों की नहीं मालूम है, तो बेचारा ये भी मिस्टेक में और मैं भी मिस्टेक, बायलिटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट कि हम जो अग्रीमेंट कर रहे हैं वो लीगली ही इम्पॉसिबल है। फिजिकली तो पॉसिबल है, लीगली इम्पॉसिबल। अभी आया, अफीम वाला कल दे दिया था वैसे मैंने, और एक 72 साल के डॉक्टर साहब का भी एग्जाम्पल दे दिया था। इन दोनों का एक एग्जाम्पल कल दे दिया था, एक एक आज दे दिया, अलग चार हो गए। प्रश्न क्या था यार, कि यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट से होने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैलिड होते हैं कि वॉइड होते हैं। तो जवाब था कि यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। जो वैलिड होते हैं वो वॉइड होते हैं कि नहीं होते हैं, ये लिखा है क्या यहाँ पे, नॉट वॉइड, तो वही लिखा है ना। तो आप चाहो तो कंफ्यूज हो रहा हो तो ब्रैकेट में लिख लो वैलिड। यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, वैलिड होते हैं। उसके एग्जांपल, बेटा बातें नहीं, अब है ना, बातें करना हो थोड़ा सा वॉइस थोड़ी बढ़ाना पड़ेगी भैया इसकी, थोड़ी सी साउंड, मतलब वॉइस नहीं साउंड। हेलो 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 हेलो, थोड़ी और तीखी कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो, क्लियर आ रही है आवाज एकदम, हाँ परफेक्ट, वही यही है, हाँ थैंक यू, परफेक्ट। अब आप देखिए, ए ने बी को बेचे सैंपल दिखाकर कुछ ओट्स। ओट्स समझते हो आप, ये ओट्स जो है आजकल ट्रेंडी लोगों का खाना है, बहुत ही ट्रेंडी लोगों का ब्रेकफास्ट है ओट्स। अपन तो आज भी कचौरी समोसे पोहे वाले हैं मैं तो यही चलता है भाई, हाँ, ये कुछ नहीं सब। वो ओट्स ओट्स खाते जाओ आप, तो किसी दिन चक्कर खा के गिर जाता है वो, डॉक्टर को दिखाया, बोले जांच कराओ, बोले विटामिन B12 की कमी है आपको। क्या खा रहे थे, बोले घास फूस इतने दिन से अरे बात को, तो जब वैसे भी चक्कर खा के गिरना ही है तो खा पी के तो गिरो कम से कम। कुछ नहीं आप देखो, मैं अभी उस क्लास में भी एक दिन ये बात बोली थी, ये अनुषी बैठी थी, मेरी बात सुन, ABCD में उधर मॉड्यूलर में, यार अपने को बिल्कुल भी जो है विदेशियों की आंधी में नहीं बहना है, ये सब उनका माया जाल है। फिटनेस और लीन बॉडी के शेप्स वी शेप होनी चाहिए, समझ रहे हो, ये विदेशियों का माया जाल है, इसके अंदर पढ़ने का नहीं। हमको इंडियन बॉडी बिल्ड जैसा दिया है जो नेचुरली है, तो है ना? सारे तेल जरूरी है भैया खाने पीने के लिए, बॉडी के लिए, अलसी भी जरूरी है, सनफ्लावर नहीं,
मस्टर्ड जरूरी है, मस्टर्ड बहुत जरूरी है। ग्राउंडनट तो हमारा प्राण है, ग्राउंडनट ऑयल। इतिहास गवाह है कि ग्राउंडनट खाए। तिल्ली, समझ रहे हो? तो ये ऑयली नहीं खाते हम, तो सब सिका हुआ खाते हैं, रोस्टेड खाते हैं, फ्राइड नहीं खाते, डीप फ्राइड नहीं खाते हैं, कुछ नहीं होता है, सब बकवास है। बस तेल, आप सुनो, आप रिफाइंड तेल मत खाओ, फिल्टर्ड खाओ। और फिल्टर्ड में भी अगर आपके आगे से, मैं जानता हूँ कुछ जगह हम जाते हैं तेल लेके आते हैं खुद, वहाँ फैक्ट्री आंखों के सामने बनाते हैं वहाँ आपके, और 2.5 किलो मूंगफली के दाने जब डालते हैं तो 1 किलो तेल निकलता है। और उसको आपकी आंखों के सामने वो सिर्फ छानते हैं, उसमें कोई सोडा या कॉस्टिक नहीं डालते कि उसका कलर एकदम लाइट कर दें, उसका टेक्सचर लाइट कर दें। इतना जाड़ा होता है वो, मतलब एक बूंद तेल लेके यूं करो तो बहुत देर तक गिरेगी नहीं वो बूंद। इतना जाड़ा, मतलब अच्छा खासा जाड़ा होता है जी। टेंस रहता है, थिक। और ये सब बॉडी के लिए जरूरी है, सारे ऑयल्स एसेंशियल ऑयल्स हैं एक तरीके से। इनमें जो प्रोटीन विटामिन जो जो भी रहते हैं वो बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो आप ये विदेशी मीडिया के झांसे में उनकी, उनका माहौल अलग, उनका क्लाइमेट अलग, उनका एनवायरनमेंट अलग, उनका लाइफस्टाइल अलग यार, हमारा अलग। उनके हिसाब से तो आप पिज्जा पे जो सब्जियां लगा लगा के खाते हो सेक के रोटियां, तो कौन से मोटे नहीं हो रहे? सब विदेशियों के बच्चे मोटे हैं, सब काउच पोटेटो सारे। बोलो हाँ। ओट तो हमारे यहाँ भी चलता है, पहले से ही चलता है। लेकिन ये जो बेचने के लिए ना रिफाइंड ऑयल, फिर सफोला ओट्स, फॉर्च्यून का तेल, इस चक्कर में आमत जाना। फॉर्च्यून हैज ब्रॉट मोर मिसफॉर्च्यून्स इन द वर्ल्ड देन एनीथिंग एल्स। बता देना अडानी को। ये तो आयुर्वेद पढ़ो फिर। तो मैंने क्या बेचे? ओट्स। अब सुनो, इसका हाथ एग्जाम्पल बना। भाई मेरी किराने की दुकान पे ओट रखे थे, ओट हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने उस क्लास में पूछा किसी को, है जुई, मतलब वही जौ, जौ ही बोलते हैं क्या? ये मैंने जो आपको सैंपल दिखाया भाई साहब। अब इनको एक्सपीरियंस नहीं कोई बहुत ज्यादा। इनकी वाइफ ने बोला था पुराने वाले जौ लेके आना, जैसे चावल जौ ये पुराने अच्छे रहते हैं, गेहूं नया अच्छा रहता है, ये कुछ चीजें पुरानी लेते हैं। ये पुराना जौ लेके आना, इनकी वाइफ ने बोला। इनने जो हाथ में लिए सैंपल देखा, बोले यार ये तो पुराने ही दिख रहे हैं, अच्छे हैं। बोले दे दो 2 किलो। 2 किलो लेके गए। अब इनने मेरे से बोला भी नहीं कि भाई पुराने दो, ना कुछ बोला ना कोई बात। तो इनने कहा भाई जो चाहिए, मैंने कहा भैया ये जो है सैंपल देख लो, आपको पसंद आए ले लो। इनने मन में ही सोच लिया कि ये तो पुराने वाले ही हैं, बढ़िया हैं, और 2 किलो दे दो। घर गए, घर में वाइफ ने कहा कि तुमको आता नहीं खरीदी करना कुछ भी, ये तो नए जो उठा के लिया, ये तो चाहिए ही नहीं थे अपने को। ये वापस देने आया। ये क्या करना चाहता है? कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड, यानी कि वॉइड बनाना चाहता है। बोले सर मिस्टेक होगी। मैंने कहा सर मिस्टेक आपसे हुई होगी, आपको पुराने चाहिए थे तो मेरे से बोलते। अब आपने मन से ही सोच लिया कि ये पुराने थी, गलत फहमी आपकी। मेरे को तो पता था कि ये नए हैं। तो यूनिलेटरल मिस्टेक की बायलेटरल मिस्टेक? यूनिलेटरल। और मैंने क्लियर कट लिख रखा है दुकान में बेचा हुआ माल वापस किया। ये छोड़ो, अगर ये नहीं भी लिखा होता था तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आपको वो जौ रखना पड़ेगा अपने पास, वापस नहीं कर सकते। इसमें मेरी गलती? अब ऐसे तो हम सबका माल वापस देते रहेंगे तो यही करते रहेंगे क्या दिन भर यार? ले जाओ अब नीचे, पैसे भी नहीं मिलेंगे और ओट्स भी नहीं रखेंगे। हाँ, अब बताओ ये स्मिथ वर्सेस यूजेस का केस समझ में आया क्या आपको? पढ़ के देखो फटाफट। यूनिलेटरल मिस्टेक, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों आ गए इसमें। स्टीव स्मिथ भी आ गया, फिल यूजेस भी आ गया। ऑस्ट्रेलिया टीम के दोनों खिलाड़ी आ गए। फिल यूजेस के लिए सबकी कॉन्डोलेंसेस थी हमेशा। माइकल क्लार्क खूब रोया था, उसका फ्रेंड था, माइकल क्लार्क का फ्रेंड था वो। हाँ हाँ, तो एंड ही वाज अ शाइनिंग स्टार, उभरता हुआ खिलाड़ी था, अच्छा खिलाड़ी था। क्या कर। फिलिप वर्सेस ब्रुक्स, ये बढ़िया नाम है। अब सुनना हाँ, यहाँ कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होने वाला है, इस पर ध्यान से सुनना पड़ेगा। रुको मैं बैठ के पढ़ाता हूँ। एन आया एक दुकानदार क्या? इन पर्सन का अर्थ होता है खुद से, खुद आया। एन खुद आया, किसी को भेजा या खुद आया, ये बताओ। इन पर्सन का क्या अर्थ होता है? आपने मेरे को अपनी शादी में बुलाया मान लो, और मैंने अपने बेटों को भेज दिया, तुम चले जाओ। ठीक है, सर की तरफ से कोई आया था उनकी फैमिली से, और लिफाफा तो देखेगा, बस सर नहीं आए। और अगर मैं खुद आऊं तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सर केम इन पर्सन एंड ग्रीटेड मी एंड गिफ्टेड मी।
आया इन पर्सन, याद रखना है इन पर्सन। अगर हम अनुपम खेर को बुलाएं अपने यहाँ पर और वो खुद आए तो क्या बोलेंगे? खुदाया खैर, खुदाया खैर। बोलो बना कि नहीं बना? समझदार? खुदाया खैर। मारना नहीं है बस। एन केम खुद एक ज्वेलरी शॉप पर और उसने कुछ ज्वेलरी क्या करी, चूज की। मालूम है ना ज्वेलरी ऐसे लिखते हैं, बता रखा है आपको पहले, बताया था ना? नहीं बताया भाई? ये उसने क्या चूज किए, सम ज्यूल्स। हिटलर ने किसको मारा था? यूसनी, यूज, ये भी जूल्स है। समझ रहे हो बेटा? क्या बात कर रहे हो सर? जितनी दुकानें हमने देखी है सबके अंदर ऐसा लिखा रहता है हमारे यहाँ ज्वेलरी मिलती है, ज्वेलर्स। कहीं ये लिखा हुआ नहीं देखा कि हमारे यहाँ ज्वेलरी मिलती है, वी आर ज्वेलर्स। मेरी बात सुनो भाई, दुनिया अगर ज्वेलर्स लिख रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं आपको गलत पढ़ाऊंगा। दुनिया गलत लिख रही है ऐसे कि तैसे, जब उसका उच्चारण ज्यू है तो मैं ज्यू बोलूंगा ना, ज्यू। ज्वेलरी, ये मालूम है कि बोलते समय सब ज्वेलरी, हर समझदार व्यक्ति पढ़ा लिखा ज्वेलरी बोलता है, कोई ज्वेलरी नहीं बोलता बोलते समय। आया समझ में? यार कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदनी है या कुछ गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है, ज्वेलरी। आया? पर बोलने वाले लिखने वाले हमेशा कुछ लोग ज्वेलरी बोलते हैं और लिखने वाले तो अधिकतर ज्वेलर्स ही लिखते हैं। अभी पता है आप कहीं दुकान खोलो और उसका नाम रखो ना, फलाना ज्वेलर्स, तो लोगों को चिढ़ छोड़ जाएगी ये क्या लिख दिया। इसका मतलब गलत अगर बार बार बोला जाए तो सही का रूप ले लेता है। समझ आया? गलत अगर बार बार बोला जाए तो सही का रूप ले लेता है, और फिर दुनिया सही को मानना सही को सही नहीं मानती है, हाँ गलत को सही मानती है। ये परेशानी है दुनिया के साथ, और अपन अलग तरीकों से जीते हैं, अपने को दुनिया के तौर तरीके कभी जमते ही नहीं है। चलो भाई, मजा आया? तो क्या लेने आया? ज्वेलरी। द जूलर वॉज प्रिपेयर टू सेल टू हिम एज ए कैजुअल कस्टमर। जूलियर जूलर उसको एक कैजुअल कस्टमर के तौर पे जो ज्वेलरी बेचने के लिए तैयार था। जब एन ने पेमेंट दिया, टेंडर यानी दिया, तो उसने एक चेक साइन किया, और चेक पे साइन किस नाम से किया? डी के नाम से, जो कि एक बहुत ही पर्सन ऑफ क्रेडिट यानी रेपुटेड पर्सन है, इसके मार्केट में बहुत क्रेडिट है। आया? एन ने बाद में वो ज्वेलरी ली और उसको गिरवी रख दी किसके पास? डी के पास। तो कोर्ट का डिसीजन आया, डी के पास उस ज्वेलरी का क्या है? गुड टाइटल है। गुड टाइटल मतलब प्रॉपर ओनरशिप या प्रॉपर अधिकार है, क्योंकि द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन एंड द ज्वेलर इज नॉट वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस्टेक बट वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। इंटरनेट पे ढूंढना, यूट्यूब पे ढूंढना, इंस्टा पे ढूंढना, टेलीग्राम पे ढूंढना, कहीं नहीं मिलने वाला। अब जो मैं करने वाला हूँ आपके साथ, उसमें मजा आने वाला है, सुनना क्या होगा। कितने लोग थे इसमें? एन था, पी था ना, जूलर कौन था? पी। ये क्या हो रहा है इसको यार? जूलर था, बस जूलर ही था ना। तो एन कहाँ गया? एन गया जूलर के पास, एन गया जूलर के पास। क्या जूलर इनको जानता है? नहीं जानता। तो जूलर के हिसाब से कौन आया? ऑर्डिनरी कस्टमर आया। तो बेचने की मनाही है कि ऑर्डिनरी कस्टमर को? तैयार है वो तो बेचने को ऑर्डिनरी कस्टमर। तो जूलर तो वैसे भी बेचने वाला था इसको ज्वेलरी, कोई मनाही थोड़ी है, वैसे ही बेचने वाला था। लेकिन जब जूलर ने इसने ज्वेलरी चूज कर ली और कुछ ज्वेलरी पसंद करके अंत में पेमेंट टेंडर किया, ने पेमेंट देने लगा, तो पेमेंट किससे दिया? चेक से। और चेक पे क्या साइन करी? गौतम अडानी। क्या साइन करी? जी। किसकी साइन की? जी, जी फॉर गौतम अडानी चलेगा ना? किसकी साइन की? जी की साइन कर दी। जी जो है वो एक पर्सन ऑफ क्रेडिट है,
पर्सन ऑफ क्रेडिट मतलब जिसकी मार्केट में बहुत क्रेडिट वर्दीनेस है, रेप्यूटेड आदमी है। अब चूंकि अपन उस जमाने में जी रहे हैं, थोड़ी देर के लिए फर्ज करो, और गौतम अडानी भी उस जमाने में जी रहा है जहां पर इंटरनेट नहीं है, टीवी नहीं है, पेपर वगैरह में इतने कोई फोटो छपते नहीं है, कैमरे का आविष्कार नहीं हुआ है। पुराने जमाने का 1872 का केस एक्ट, एक बैंक चलते थे उस समय। तो उसने नाम तो सुन रखा था कि कोई बहुत रईस आदमी है मार्केट में खूब, जिसका नाम की हवा चल रही है, मिस्टर जी, लेकिन कभी देखा नहीं था। तो जब इसने चेक पर जी के नाम से साइन की तो उसको लगा अरे बाप रे, यही वो जी आए मेरी दुकान पे, ओ जी, बोलो हाँ। तो उसको लगा कि ये कौन है, मिस्टर जी। ओहो, खुश हुआ बहुत, अरे लस्सीला लस्सीला सर के लिए। तो अब क्या हवाबाजी कर दी जी, समझ रहे हो आप, है कौन वो, एन, लेकिन अपने आप को दिखा क्या रहा है, जी दिखा रहा है। लेकिन क्या ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है या फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड या मिस, कुछ ना कुछ तो है, मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, इंटेंशनल है अनइंटेंशनल है वो बात की बात है, मिसरिप्रेजेंटेशन तो है। पर क्या ये मिसरिप्रेजेंटेशन ने उसकी कंसेंट कॉज करी। अब आओ, देखा कौन कौन सा पॉइंट उठाया, डिड दिस, मतलब इस वाले केस में दोनों लग रहे हैं, समझना। क्या इस जूलर और एन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है क्या, नहीं हुआ है। क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन होने के बाद भी उन्होंने ये लाइन लिख दी कि जूलर उसको एक ऑर्डिनरी आदमी के तौर पे बेचने के लिए तो वैसे भी रेडी था, तो चेक पे साइन करते समय उसने जी लिखा। तो अगर एन भी लिख देते तो भी तो आप दे ही रहे थे ना उसको, मना थोड़ी कर रहे थे, बोलो हाँ। हाँ सुनो, फ्रॉड करा, लेकिन आप याद करो, कभी कभी फ्रॉड होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता, व्हेन द फ्रॉड डिड नॉट कॉज हिज कंसेंट। अब आया, अब जब उसकी कंसेंट फ्रॉड से नहीं आई, वो तो पहले से ही रेडी था, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, या वॉइडेबल होके भी आप रिसाइन नहीं कर सकते। आया, अब रिसाइन नहीं कर सकते तो एन और जूलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा है, वैलिड। अगर एन और जूलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है, तो फिर एन ने बाद में वो ज्वेलरी ले जाकर किसी बी के पास गिरवी रख दी, उसके साथ प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गिरवी का, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एन के पास इसकी क्या हो, अगर एन और जूलर का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो एन का टाइटल कैसा है, गुड है। तो एन ने प्लेज करके जो बी को टाइटल दिया है वो भी कैसा होगा, गुड ही होगा। बाद में एन ये बोले, बाद में एन ये बोले कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो कोर्ट का कहना है कि ये वॉइड नहीं है, ये वैलिड है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वॉइड नहीं है, वैलिड है, और वो वैलिड है। तो उसने कहा कि नहीं, लेकिन इस वाले में मिस्टेक तो है ना, बोले क्यों, बोले बी को थोड़ी पता है कि मैं ऐसे छल कपट करके लाया हूँ, तो बोले ये तो यूनिलेटरल मिस्टेक है, ये तो तुझे तो पता है ना कि पीछे क्या गड़बड़ हुई, किसको नहीं पता, सिर्फ डी को जिसके पास गिरवी रख के पैसा उधार लाए हो। ये तो यूनिलेटरल मिस्टेक है, और यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, ये हमारी बड़ी हेडिंग है। दो एंगल लगाए, एन और जूलर के बीच में एक एंगल लगाया, और फिर बाद में एन और बी के बीच में एक एंगल लगाया, और अंत में प्रूव ये करना था कि एन और बी वाला जो प्लेज है वो वैलिड है कि नहीं है। और वहां पे ये तर्क दिया था कि ये यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो कोर्ट ने कहा ये यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होने के बावजूद भी, लॉ में लिखा है यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, तो ये वैलिड है। आया, और इसके ऊपर वाला कैसा था, वो भी जो है आप वॉइड नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। अच्छा मेरी बात सुनो, एक काम करो, सुनना ध्यान से, हाँ। चलो इसको पढ़, एक बार पढ़ो। अच्छा, उसने ये भी कहा था कि मेरे और जूलर के बीच में भी मिस्टेक हुई है, और सुनो मजेदार बात, उसने अंत में एक प्लीडिंग और क्या की थी, कि जूलर को मिस्टेक हो गई, जूलर को क्या हो गई, जूलर को क्या हो गई, मिस्टेक, क्या मिस्टेक हो गई थी, कि मैं जी हूं। तो बोले तो ये मिस्टेक से बनाए, तो बोले पहली बात यहाँ पे मिस्टेक लग ही नहीं रहा है, तेरे और जूलर में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मिस्टेक नहीं लग रहा है, उसमें तो मिसरिप्रेजेंटेशन लग रहा है।
या फ्रॉड लग रहा है? डिलीवरेटी था ना, तो फ्रॉड लग रहा है। और फ्रॉड से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? वॉइडेबल, बराबर। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी एक रूल होता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर थर्ड पार्टी का राइट एक्वायर हो जाए तो फिर वो रिसाइड नहीं कर सकते अब आप। तो उसने फिर दूसरा तर्क दिया, लेकिन हम दोनों के बीच में तो मिस्टेक है ना, उसको थोड़ी मालूम है कि मैं फ्रॉड करके लाया हूँ। तो बोले ये तो यूनिलेटरल मिस्टेक, और यूनिलेटरल मिस्टेक से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट नॉट वाइड होते हैं, वैलिड होते हैं। इसलिए तेरा और प्लेजी का जो प्लेज है वो भी वैलिड है। और अगर प्लेजी और तेरा प्लेज वैलिड है तो फाइनल डिसीजन ये है कि बी के पास, प्लेजी के पास जो टाइटल आया है गुड टाइटल है वो। आखिर में यही बोला था कि बी हैड अ गुड टाइटल। बी कौन? प्लेजी। फाड़ के रख देने वाला है ये वाला केस। पहले तो पार्टीज की आइडेंटिटी दिमाग में फिक्स करना पड़ती है कि जी एक काल्पनिक व्यक्ति है इसमें, पैसे वाला। एन एक्चुअल व्यक्ति है जो फ्रॉड कर रहा है। जूलर जूलर है, और बाद में जूलर से ज्वेलरी लेके वो बी के पास गिरवी रखने जाता है, बी प्लेजी है। और दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एन और जूलर। और एन और जूलर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट होगा, उससे इधर इफेक्ट ला रहे हैं अपन। ये घुमावा, ये है रैंकर बच्चों का क्वेश्चन। जिनको रैंकर बनाने हैं वो पढ़ाते हैं, बाकी लोग नोट्स में से उड़ा देते हैं इसको। अब आया समझ में? मेहनत लगी ना इसको पढ़ाने में? समझ आया कि नहीं आया? बढ़ो आगे। आगे अभी यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट से होने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होते हैं, गले उतर गई बात। आगे कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। हाँ, उसके भी केसेस हैं, लो। एक्सेप्शन के केसेस ज्यादा हैं जनरल रूल्स। तो हमको क्या करना है सर? बोले बेटा ये गाना जो है गाते ही सबसे पहले ऊपर कॉपी में लिख देना रोल नंबर की जगह, तेरे करीब जो हो। बस। चलो भाई, फॉस्टर वर्सेस मैकिनन। बूढ़ा आदमी, अनपढ़ आदमी से साइन करा लिया आपने क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या कह के, झूठ बोल के कि ये क्या हैगा? गारंटी है, जबकि वो क्या था, क्या असल में? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बूढ़े आदमी के साथ आपने फ्रॉड किया है, तो बूढ़ा आदमी उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? यूनिलेटरल मिस्टेक है। आपको तो मालूम था ये क्या है, पर उनको नहीं मालूम था कि ये क्या है। तो कोर्ट का कहना है आप इसमें यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट लगा रहे हो। वैसे हमारे हिसाब से तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन में जाना चाहिए। और मिस रिप्रेजेंटेशन से जब जाता है तो वॉइडेबल होता है। और अग्रीड पार्टी कौन? बूढ़े अंकल। तो वॉइडेबल जिसके पास ऑप्शन हो वो चाहे तो वॉइड कर सकता है। तो टेक्निकली उस लिहाज से भी जीतते तो बूढ़े अंकल। पर आपने प्लीडिंग कौन सी लगाई कोर्ट में? कि उनको नहीं पता था। देखो समझदार ने प्लीडिंग क्या लगाई, बोले सर क्योंकि वो चाहता था कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहे। क्या चाहता था वो? कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहना चाहिए। तो बोले सर अंकल जी से मिस्टेक हो गई, मेरे को तो मालूम था ये क्या है। तो बेसिकली यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अंकल जी को बोलो कि इसका पैसा चुका है। तो कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है बेटा, तो छाड़ा बन रहा है ये यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो हम एक्सेप्शन में डालते हैं और ये कहते हैं कि यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होने के बावजूद भी ये वॉइड है। अब क्या करता है? जीतेंगे तो अंकल जी ही। बोलो आगे बात समझ। आपको समझ में आया कि क्या झोल हुआ? पूरा खेल प्लीडिंग का है, जबकि पूरे उन्होंने केस में दे रखा है वर्ड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन शब्द का अर्थ क्या हुआ? मिस रिप्रेजेंटेशन। हाँ, और ये तो दोनों में जा सकता है। अगर आप ये प्रूव कर दो कि ये इंटेंशनल है तो फ्रॉड बन जाएगा, नहीं तो मिस रिप्रेजेंटेशन तो है ही। और दोनों का कॉन्सिक्वेंस तो सेम है, वॉइडेबल। और वॉइडेबल में अग्रीड पार्टी वॉइड कर ही सकती है, तब भी अंकल जी जीत जाते हैं। पर अगर आपने चालाकी करके इसको यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट में डालने की कोशिश की है प्लीडिंग में, तो फिर कोर्ट आपसे डेढ़ छाना है। कोर्ट ने कहा उसके बावजूद भी हम एक्सेप्शन में डालते हैं। चलो यूनिलेटरल मिस्टेक होने के बावजूद भी ये वॉइड है, जाओ बने सो कर लो। जीते कौन? अंकल जी। समझ गए? इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि डोमिनेटिंग पोजीशन वाला जब भी केस आएगा उसमें एक पार्टी और दी जाएगी जिसका नाम बताया जाएगा किसने कराया, और उसके साथ रिश्ता बताएंगे वो उनका ध्यान रख रहा था कि मेडिकल अटेंडेंट था। आया समझ में? इसलिए वहां जा ही नहीं रहे। वो एक इलिटरेट वुमेन अलग थी, दोनों हो गए, है ना। एक ओल्ड इलिटरेट लेडी, उसमें भी वो, उसमें लेडी हार गई थी।
कि सिर्फ इसलिए कि आप ओल्ड हो, लेडी हो, रिलेटेड हो, सिर्फ इस कारण से हम ये नहीं मान सकते कि ये फ्रॉड हुआ है या जो भी हुआ था वो। पे वर्सेस पोला एंड मॉरिस। लो, पे का अर्थ क्या होता है? हाँ, बे का अर्थ खड़ी। पे का अर्थ दूरी भी होता है इंग्लिश में। आई ऑलवेज कीप पीपल विथ नेगेटिव ऑरा एट बे। एक इंग्लिश में इडियम है एट बे। एट बे मतलब दूरी पे रखना। आपसे भी कहता हूँ हमेशा, कोई आके कहे तेरे से नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत कठिन है, ऐसा कर दिया तुमको, ऐसा पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है, अभी तो नेगेटिव बात मत कर, अब जो है सो है। और अपन भी कहीं जाके नेगेटिविटी नहीं फैलाते ना। आपको मना कर रखा है, किसी को जाके आप बातचीत करो, सिर्फ ये पता करो कि कितना आ रहा है, अपन सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन सुनने के बाद ये नहीं कि देखा तुमसे अच्छे हैं हम, हमको ज्यादा आ रहा है, हमको ये पढ़ा रहे हैं। ऐसा किसी के जाके नेगेटिविटी फैला के नहीं आना बेटा, है ना। अपनी पर्सनालिटी अच्छी बनाने की, ना दूसरे को अपने को पॉल्यूट करप्ट करने देना, ना अपने को दूसरे का जाके दिमाग खराब करने का। बोलो हाँ। ठीक है भाई, ओके, राम राम श्याम श्याम, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया, तुम्हारा भी बढ़िया है। चल रहे, आ रहा है समझ। फैलाने का नहीं नेगेटिविटी कहीं मार्केट में। अपन गलत लोग नहीं, अच्छे लोग हैं अपन। तो बे का अर्थ समझ में आया। और वो जो आप एक दूसरे से बात करते हो, क्या बे, ये वो वाला बे क्या? और एक वो जो आपका बिफोर एवरी, बिफोर एनीबडी एल्स, तो आपका दोस्त होता है, कौन होता है वो? ये वाला बे मालूम है ना आपको? हाँ, तो द प्ली, प्ली यानी अर्जी। द प्ली ऑफ मिस्टेक विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन इट रिलेट्स टू नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट टू द टर्म्स ऑफ द। बस अब ये जो है इसका, इस केस की डिटेल मेरे पास भी नहीं है। इसमें असल में क्या हुआ ये नहीं मालूम। फाइनल रूलिंग है कि नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को लेके अगर मिस्टेक हो तो ही आपको मिस्टेक की अर्जी लगाने को मिलेगी। टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आपको ये लगाने को नहीं मिलेगी। ऐसा कौन से केस में आया? पे वर्सेस पोला एंड मॉरिस। पहला केस आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इसकी डिटेल नहीं है अपने पास ज्यादा, छोड़ देना, दिमाग मत लगा। और मैंने आपसे एक चीज कही है, सुनो बात, कल सुबह भी कही थी शायद। कई बार प्रोविजन और केस लॉ, बोली थी आज सुबह, नहीं बोली थी? बोली थी। प्रोविजन और केस लॉ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। सेक्शन 21 में मान लो कुछ लिखा है और वो अपन ने याद कर लिया, सर ने बताया इसमें ऐसा होता है, और उससे रिलेटेड कोई केस लॉ आया तो आपको वो कुछ और ही बोल रहा है, तो फिर गाना तो वही गाना है वहां पे भी कि केस से मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए तो केस लगाना है, और प्रोविजन से मिलता जुलता आ जाए तो प्रोविजन लगाना। खत्म किस। स्क्रीवन वर्सेस हेंडले। ए या ए व्यक्ति है, ए held an auction for the sale of some lots of tow। टो का अर्थ होता है रस्सी। टो का अर्थ होता है रस्सी। थिंकिंग दैट हेम्प was being sold, bid for a lot of tow for an amount which was out of proportion to it and was only a fair price for hemp, held the contract could be avoided। देखो भाई, एक होती है सुतली और एक होती है रस्सा। रस्सा, ठीक। तो रस्से मोटे मोटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े रस्से होते हैं, आपने देखे होंगे, जो मोटे मोटे रस्से होते हैं। वो भी पतली है, फांसी पे लटकाते हैं वो भी पतला है, उससे भी मोटे मोटे रस्से आते हैं। हाँ, है बॉडी बिल्डर खींचते हैं। हाँ वो, हाँ ये वाले। हाँ, बस 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 बस। और एक होती है सुतली, पतली पतली सी सुतली होती है, सुतली बम, हाँ, जूट की। ए ने क्या करा, एक ऑक्शन होल्ड किया और क्या बेच रहे थे वहां पे? सुतली। तो इसको क्या लगा कि क्या बेच रहे? हेम्प, रस्सा, बड़े बड़े रस्से। तो उसने लॉट ऑफ टो के लिए क्या कर दिया? बिड लगा दी। अब वो जो बिड लगा दी वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन थी। आउट ऑफ प्रोपोर्शन मतलब बहुत हाई लगा दी। इतना पैसा देने के लिए बिड लगा दी कि बेचने वाला तो खुशम खुश हो गया, खुशम खुश हो गया, एकदम दया। अरे रात को एकदम खुश हो गया, बोले यार मजा आ गया, ये इतना सिंपल सा सड़ा सा माल, छोटी छोटी सुतली इतने भाव में बिक गई। जब असलियत खुली तो पता चला
ये तो सुतली बेच रही थी, तो मैंने जो अमाउंट बिड कर दिया वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। अब देखा जाए तो आपको उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं नहीं, एज सुन एज फॉल ऑफ हैमर हुआ ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, एंड व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड तो अब ये प्रॉमिस बन गया, अब तो ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अरे यार नहीं नहीं नहीं, उसका कहना है कि मेरे से गलती हो गई। बोले आपसे गलती हुई, मेरे को तो मालूम था मैं क्या बेच रहा हूँ, यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट से तो वैलिड होना चाहिए, इसलिए अब आपको ये सुतली इसी दाम पे खरीदनी पड़ेगी। कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने कहा भैया इस केस में जस्टिस रेंडर करना पड़ेगा, यहाँ हम प्रोविजन नहीं लगा सकते इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, प्रोविजन लगाने से इस पार्टी के साथ अन्याय हो रहा है, और जहां प्रोविजन लगाने से अन्याय आ जाए वहां पर प्रोविजन थोड़ी लगा सकते हैं यार। लॉ के प्रोविजन बने इसलिए है कि न्याय हो, तो कभी उन प्रोविजन को लगाने से किसी केस में अन्याय होता हुआ दिखता है तो कोर्ट फिर प्रोविजन का एक्सेप्शन बना के कुछ और डिसीजन देता है। इसलिए समझ में आया कि क्यों कॉन्ट्रडिक्शन होता है कई बार, और आप घबराते नहीं इस कॉन्ट्रडिक्शन को देख के, बोलो हाँ, आपको समझ आता है कि हाँ ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं, बोलो हाँ। चलो भाई, तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हैं मतलब वॉइड घोषित कर सकते हो, अवॉइड भी वॉइड से ही बना है। हाँ भूपेन, ओट्स वाला, हाँ ओट वाला है। पर इतना ना तो इतनी बड़ी प्राइस है, और ना कुछ ऐसा है कि इसका कुछ कर नहीं पाओगे तुम। ओट्स हैं नए पुराने बिकते तो हैं, खा लो। इस केस में जस्टिस यही था कि यार दुकानदार को परेशान नहीं करे बार बार, यार ऐसे तो दुनिया भर के लोग कुछ भी लेके जाएंगे सोचना। और यहाँ वाले में पर्टिकुलर केस को देख के कोर्ट को लगता है कि यार मैं क्या कह रहा हूँ, हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, और कहो कि कोर्ट ने कहा है तो बात ही खत्म। हमारे पास तर्क नहीं ना करने के लिए, मैंने आपको इसमें तर्क मैं भी नहीं दे सकता आपको, आप मेरे से पूछोगे तो भी नहीं दे पाऊंगा। मैंने ये भी बता दिया आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और अगर आपको ऐसा आ जाए कि रामलाल ने फलाना चीज खरीदी, वहां पे बिक रहा था इतना सा माल, जबकि उसको लगा कि बहुत बड़ी कोई चीज बिक रही है, तो उसने बड़ी बोली लगा दी, तो समझ लो अपने को स्क्रीवन वर्सेस हिंडले लगाना है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि श्यामलाल रामलाल की दुकान पे गया और उसने चावल खरीदे ये सोच के कि पुराने चावल ही खरीद लिए, जबकि सेल तो सैंपल से हुई थी, तो आपको फिर विथ वर्सेस यूजेस लगाना है। बस, इसलिए मैंने अभी और खुलासा कर दिया क्या करने का। अभी आया बेटा, पीछे तक, पीछे गुड़िया है, बिटिया मतलब इधर कोने में भाई हमारा, पक्का, चलने दो। ले भाई, तो फ्रॉड हो जाता, हेम्प दिखा के टो बेचता तो फ्रॉड होता। पर ये आपकी मिस्टेक है, आपको लगा कि हाँ, और हर बार चीजें रखी हो ऐसा नहीं होता है, चीजें तो गोडाउन में रखी है, और यहाँ सिर्फ वो चल रहा है, और आप बीच में आके ज्वाइन हुए हैं, और आपने खुद से ही सोच लिया ऐसा कि क्या बिक रहा है, हेम्प बिक रहा है। मिस्टेक तो आपकी है, उसकी नहीं है, यूनिलेटरल है, वैलिड होना चाहिए, लेकिन जस्टिस के लिए इस केस में लॉ ने बोला कि वॉइड है। ओ भाई अभी ठीक है क्या, उससे मतलब है, हाँ ऑब्वियसली, इतना अंतर भी नहीं था। बस, चलो भाई बढ़ जाओ आगे। कंडी वर्सेस, हाँ तू क्या बोल रही है, तू क्या बोल रही है। अनकॉन्शनेबल, या तो ज्यादा ले लिया ना, हाँ ऐसा ले लो, उसने ये वाली प्लीडिंग ही नहीं करी, तो फिर कोर्ट, तब कोर्ट अपने हिसाब से देता, तब कोर्ट अपने हिसाब से डिसीजन देता। सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा। चलो भाई अभी एक नया केस आ गया, ले कंडी वर्सेस लिंडसे एंड कंपनी। मेरी बात सुनो, मैं आपको जितनी देर लगेगी उतनी देर पढ़ाऊंगा, आज मेरे को ये पूरा करा लेने देना, और आधे घंटे इंग्लिश भी पढ़ाने देना। बोल देना घर पे आज लेट हो जाएगा हिमांशु, हाँ? कितनी बजे, 7:30 पे है ना? हाँ मेरी क्लास के बाद ही है टेस्ट जब भी है। हाँ तो देख के जाना, मेरे को आज करा लेने दो बेटा, तो कल संडे आ रहा है और फिर लिंक टूट जाती है तो फिर नहीं हो पाता। लॉ पूरा कराऊंगा, इंग्लिश का लेक्चर छोड़ नहीं सकता, लेना ही लेना है, आधा घंटा मिनिमम लगाना है उसको, वो भी लगाऊंगा। तो आज मुझे पूरी फ्री हैंड देना, बैठ जाओ चुपचाप शांति से, है ना? ये बेटा मैं
आपके बैच में सारे केस डिस्कस करा रहा हूँ, ABCD के लेक्चर में नहीं मिलेंगे। सोचो मैं आपके साथ आप बाद में आए हो तो मैंने कहा आपको सब करा देते हैं। सही बात समझ में? ये तो छुड़वा सकता हूँ, अभी बोलो तो अभी इंग्लिश चालू हो जाए, अभी छुड़वा देता हूँ। ये कर लेना बेटा बचाओ सब, तो सुन लो फिर चुपचाप। कठिन केस है, मजा आएगा। एक व्यक्ति था जिसका नाम था ब्लैंकार्न। क्या नाम था? ये वन ब्लैंकार्न मतलब ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। एक व्यक्ति, वन पर्सन हुज नेम वाज ब्लैंकार्न। अब चालू होगा। ब्लैंकार्न नाम का एक व्यक्ति था। कौन रखो तो शांति। ब्लैंकार्न नाम का एक व्यक्ति था। ये था चंट। कैसा था? चंट। इसने एक खबर निकाली, मार्केट से जानकारी प्राप्त की। एक ही केम टू नो कि ब्लैंकिरॉन एंड कंपनी नाम के एक रेप्यूटेड कस्टमर हैं लिंडसे एंड कंपनी के। लिंडसे एंड कंपनी नाम की एक कंपनी के एक कस्टमर है जिनका नाम है ब्लैंकिरॉन एंड कंपनी। और ब्लैंकिरॉन और ब्लैंकार्न का नाम मिलता जुलता है। फायदा उठाने की सोचेगा आप, ये समझ रहे हो बात को? ये बात किसको पता चली? ब्लैंकार्न को। कि कौन किसके रेपुटेड कस्टमर है? ब्लैंकिरॉन लिंडसे एंड कंपनी के रेपुटेड कस्टमर है। तो ऑर्डर किसने दे दिया? ब्लैंकार्न ने। और सिग्नेचर किसकी कॉपी कर ली? ब्लैंकिरॉन की। इमिटेशन ज्वेलरी खरीदी कभी आपने? इमिटेशन ज्वेलरी मतलब जो सोने जैसी दिखती है पर सोने की होती, मतलब नकली। इमिटेट का अर्थ होता है नकल करना। बंदर इंसान का इमिटेशन करता है, ही इमिटेट्स मैन, इसीलिए बंदर को नकलची बोलते हैं। दिखा दो कभी कुछ। गुड। हाँ जी। अब समझ में आ गया कि ब्लैंकिरॉन ने किसकी सिग्नेचर की इमिटेशन यानी नकल की? सिग्नेचर को इमिटेट कर लिया। इमिटेट मींस कॉपी। टीचर की करते थे स्कूल में। उसके बाद गुड्स वर देन सोल्ड टू कंडी। कंडी एक नया व्यक्ति आ गया। ब्लैंकार्न ने गुड्स खरीदे, क्या बनकर? ब्लैंकिरॉन बनके। किससे? लिंडसे से। और लिंडसे से खरीद के किसको बेच दिए? कंडी को। कंडी को नहीं मालूम है कि ब्लैंकार्न ने फ्रॉड करा है लिंडसे कंपनी के साथ। तो कंडी कैसा बायर? इनोसेंट बायर। अब समझ में आया है ना? मजा आ जाएगा घर जाके जब आप पढ़ोगे कि हाँ यार ये आया। इन अ सूट बाय लिंडसे एंड कंपनी अगेंस्ट कंडी। अब लिंडसे एंड कंपनी ने सूट किस पे लगा दी? कंडी पे। काय के लिए? कि भाई ये गुड्स हमको वापस करो। कंडी पे क्यों लगाई? क्यों गुड्स जबकि कंडी के पास है। तो लिंडसे एंड कंपनी के साथ धोखा किसने करा? ब्लैंकार्न ने। क्या बन के ऑर्डर प्लेस करके माल बुलवा लिया? ब्लैंकिरॉन। कि बोले हम वही हैं और अब की बार इस एड्रेस पे पहुंचा देना जरा, हमारा नया एड्रेस है। तो उनको लगा ब्लैंकिरॉन वाले हमारे जो कस्टमर है रेपुटेड, उनने अब की बार इस एड्रेस पे बुलवाया है, तो वहां पे माल भेज दिया। और ब्लैंकिरॉन को ना पहुंचते हुए वो कहाँ पहुंच गया? और ब्लैंकिरॉन को जब उनने फोन लगाया कि यार आपको माल का पेमेंट नहीं आया, बोला हमने तो बुलवाया ही नहीं। तब इस रहस्य से पर्दा उठा कि ब्लैंकिरॉन ने तो माल बुलवाया ही नहीं, बुलवाया किसने? ब्लैंकार्न ने। और ब्लैंकार्न ने वो माल किसको बेच दिया है? कंडी को। तो लिंडसे कंपनी अब किसके ऊपर सूट फाइल कर रही है गुड्स की रिकवरी के लिए? कंडी बेचारे इनोसेंट बायर पे। पूरी कहानी स्पष्ट हो गई। यही सही तरीका था इस कहानी को समझने का। अब आगे क्या हुआ फिर सुनो। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड करा? कोर्ट ने डिसीजन दिया कि लिंडसे नेवर इंटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट विद ब्लैंकार्न। अब समझ में आया ऊपर क्या हुआ था फिलिप वर्सेस ब्रुक्स में? कि वो तू जी नहीं बनता ना तो भी तुझे बेचने को रेडी था, इसलिए वहां की कहानी अलग थी और यहाँ का छल अलग है। यहाँ आपने पहले सिग्नेचर जाली भेज के उनकी साइन की कॉपी करके ऑर्डर प्लेस किया। तो मैं शुरू से ही इस गफलत में हूँ, इस गलती में हूँ कि मैं किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? ब्लैंकिरॉन के साथ। जबकि असल में कॉन्ट्रैक्ट में रहो किसके साथ रहे? कोर्ट का डिसीजन है कि लिंडसे का कभी इंटेंशन, नेवर, ऐसा था ही नहीं कि वो ब्लैंकार्न के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। इसलिए उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ ये वैलिड है ही नहीं। और है ही नहीं अगर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब जो इनोसेंट बायर है कंडी को गुड टाइटल नहीं मिलेगा। और गुड टाइटल नहीं मिलेगा इसलिए हेंस
कंडी मस्ट रिटर्न द गुड्स और मेक पेमेंट फॉर द प्राइस। वो बाद में लेगा ब्लैंकान से, उसका केस अपने को ध्यान ही नहीं देना है। भाई तू कंडी, तो तुझे जिसने माल बेचा वो कांडी। सारा कांड किसने करा? ब्लैंकार ने। तो वो कांडी, और उसने बाद में किसको बेचा? कंडी। ये हो गया। भाई गाय का गोबर बड़ा हो तो कंडा, गोबर का जो थेपला होता है, क्या बोलते हैं, जो थेपा, बड़ा हो तो कंडा, छोटी हो तो कंडी। जैसे पूछो आप शब्दों के मीनिंग, मेरे को मालूम है सिर्फ। ये लिख के मत आ जाना एग्जाम में। अमन, पक्का? अमन नहीं, आर्यन सॉरी। अमन ये है जी। हो, कठिन तो है ये वाला, कुछ भी बोलो। मतलब अगर ऐसे चीर चीर करके नहीं पढ़ते ना, तो ये उलझा देता। ये तो एक तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन कहा, ये कोई नया ही आदमी आ गया बीच में यार। ये क्या ब्लैंकार, फिर ब्लैंकिरॉन, फिर बीच में कंडी, ये कौन सा आ गया नया कंडी? बोलो हाँ। लेकिन अभी प्रॉब्लम आएगी क्या? हाँ अभी भी आए तो बोलो, मैं रेडी यहीं बैठा हूँ। फिलिप वर्सेस ब्रुक्स से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये? इसीलिए मैंने बीच में रेफरेंस दिया उसका जानबूझ के, ताकि जहां गड़बड़ हो रही है वो गड़बड़ दूर हो जाए। मेरे को पता था क्या कंफ्यूजन आएगा। अभी नहीं है गड़बड़? हाँ, वो अलग है, उनकी उनकी लड़ाई अलग है। अब एक तीसरा ही केस, लेक वर्सेस सिमंस। हाँ, ये अब देखो इसमें केस क्यों कर पा रहा है वो बता देता हूँ आपको। मुझे बताइए, भूपेंद्र भाई कह रहे हैं कि सर लिंडसे और कंडी के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। लिंडसे और कंडी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट, लिंडसे और ब्लैंकार्न के बीच में प्रिविटी है, ब्लैंकार्न और कंडी के बीच में प्रिविटी है, लिंडसे और कंडी के बीच में कोई प्रिविटी नहीं है। बोलो हाँ। तो फिर कैसे सूट फाइल करके उससे गुड्स रिकवर कर पा रही है? क्योंकि जिनके बीच में प्रिविटी नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर रहा है। उसने ये कहा नहीं कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जिसे मैं इन्फोर्स करना चाहता हूँ। उसका उसका केस की प्लीडिंग ही अलग थी। उसका कहना था कि भाई ये मेरे गुड्स हैं जो किसी ने फ्रॉड से ले लिए हैं, या एक तरीके से फ्रॉड ही हुआ है मेरे साथ, तो ये फ्रॉडुलेंट गुड्स मेरे जहां भी हो उस व्यक्ति से मुझे दिलवाए जाएं। और चूंकि अभी कंडी के पास है तो इससे मुझे दिलवाया जाए। हमको कंडी से कोई मतलब नहीं है। हमारे हिसाब से कंडी फ्रॉड या चोरी से प्राप्त की गई वस्तु का खरीदार है और इससे हमको ये माल दिलवाया जाए। समझ आया? हाँ, अब मेरी बात सुनो। आप ये मत पूछो कि बाद में कंडी ब्लैंकान पे दिमाग लगाओ। अब आपको दिमाग इतना डेवलप कर चुके, करेगा ही ना। पर चूंकि वो हमारा विषय नहीं है इस केस का, आया कहानी में इतना नहीं जाने का, फिर भी मैं जवाब दे दे रहा हूँ भूपेन भाई। करेगा ही ना, वो उसका केस है। वो इनोसेंट बायर है तो उसको जो नुकसान हुआ है वो बात की बात है। वो भी फ्रॉड का केस लगाएगा उसके ऊपर, जो भी लगाएगा। लास्ट एक मिनट रुको, लास्ट नहीं अभी तो और है। हाँ बस ये लास्ट तो है, उसके बाद इंग्लिश पढ़ेंगे। लेक वर्सेस सिमंस। ओह, हाँ। अब ये वाला देखना, फिलिप वर्सेस ब्रुक्स, लिंडसे वर्सेस कंडी, और लेक वर्सेस सिमंस। तीनों में क्या अंतर है, बड़ा मजा आएगा आपको। एक महिला ने अपने आप को झूठा ऐसा मिसप्रेजेंट किया कि मैं किसी जाने पहचाने नवाब की पत्नी हूँ, और दो मोतियों के नेकलेस फर्म ऑफ ज्वेलर्स से उसने ऑब्टेन कर लिए, इस प्रॉमिस पर कि मैं नवाब साहब को अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी खरीदने के पहले। हाँ, है ना मजा? इंग्लिश में एक वर्ड है बैरन, जिसका अर्थ होता है नवाब। नवाबों की पोस्ट होती थी ना, शाहों के दरबार में नवाब होते थे, और राजाओं के दरबार में सेठ होते थे। राजाओं के दरबार में सेठ पैसे वाले होते थे, और शाहों के दरबार में पैसे वाले नवाब होते थे।
इतना ही अंतर है बस। क्या हुआ? वापिस सुन लो दादा। एक महिला ने अपने आप को, एक एक वर्ड का मैं डिकोडिंग कर रहा हूँ ना, डिकोडिंग यानी वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ। एक महिला ने अपने आप को झूठा मूठा रिप्रेजेंट किया, क्या? कि मैं एक जाने माने नवाब की बीवी हूँ। बी होना, है ना, जाने माने नवाब की बीवी हूँ। आपको उस जमाने में लोग इतना जान पे नाम सुन ला, अब ठीक है भी आप उनकी बीवी हो, सजी धजी आई भी सुंदर दिख रही है, नवाब की बीवी सुंदर ही होती है, ऐसा मान के चलते हैं। तो होगी यार, कह रही है तो। आदमी लटके झटके से रहता है स्मार्ट। जिनको ये दिखाना हो कि वो बहुत पैसे वाले हैं, तो वो फिर, मैंने आपसे कहा था, पैसे वालों का आधा पैसा इस बात में खर्च होता है कि उनको दिखाना है कि हम पैसे वाले हैं, समझ रहे हो? और कुछ पैसे वाले होते हैं जो दिखावा नहीं करते, पैसे वाले होके भी नहीं करते। सुनो, नहीं, अपने को वैसे ही बनना है जीवन में, कोशिश करेंगे। एक आप अपने शौक, अपनी खुशी को हमेशा पूरा करना है, ऐसा जरूर थोड़ी कि दिखाया जाए। अब वेल नोन बैरन ऑप्टेंड, ऑप्टेन कर लिया उसने, क्या कर लिए? ले लिए। क्या ले लिए? दो मोतियों के हार। दो मोतियों के हार उसने ले लिया। किससे? फर्म ऑफ ज्वेलर्स से। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ शोइंग देम टू हर हस्बैंड। अभी इसका पेमेंट तो नहीं कर रही, पहले मैं दिखा दूं नवाब साहब को, जो पसंद आएगा वो ले लेंगे, या दोनों आ जाएंगे तो दोनों ले लेंगे। प्रीटेक्स्ट यानी प्रॉमिस का एक वर्जन है। कभी आपने इंग्लिश न्यूज़ पढ़ी हो, उसमें लिखा होता है ना कि अ गर्ल हैज अक्यूज्ड अ बॉय ऑफ रेपिंग हर फॉर 3 years ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज। बहुत बार सुनने में आता है, लड़के ने लड़के पर आरोप लगा दिया कि मेरे को 2 साल से मेरा रेप कर रहा है बार बार, और शादी का वादा करके, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज। बहुत बार ये आपने लाइन सुनी होगी। प्रीटेक्स्ट यानी प्रॉमिस। आया ये वर्ड समझ में आया? चलो। हाँ, प्रॉमिस किसे? बाद में उसने क्या करा, वही करा। बाद में ले जाके गहने क्या कर दिए, एक ब्रोकर के पास ले जाकर गिरवी रख दिए, और उससे क्या ले लिया? पैसे उधार ले लिए। कोर्ट का डिसीजन यहाँ से चालू हो रहा है। हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ज्वेलर एंड वुमन, एंड इवन एन इनोसेंट बायर और ब्रोकर विल नॉट गेट अ गुड टाइटल, क्योंकि ब्रोकर मस्ट रिटर्न बैक द नेकलेस टू ज्वेलर। क्यों? क्योंकि ज्वेलर इंटेंडेड टू डील नॉट विथ हर, बट विथ क्वाइट अ डिफरेंट पर्सन, दैट इज वाइफ ऑफ अ। अब ये फिलिप वर्सेस ब्रुक्स का एक्सेप्शन है, ये भी। क्यों है ये? फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स इससे अलग क्यों है? दोनों में यही हुआ कि आपने पहचान अपनी बदल दी, लेकिन अंतर क्या पड़ा? आप एक लाइन लिख दी थी कि वो उसको ऑर्डिनरी व्यक्ति के तौर पे भी बेचने के लिए रेडी था, और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होने के बाद पेमेंट करते टाइम जो है, साइन उसने झूठी करी थी किसी बड़े आदमी के नाम की। ये खास बातें हैं उस केस की, इसलिए वो केस वैलिड था, और वो प्लेज भी वैलिड था उसके बाद जो प्लेज हुआ वो। और यहाँ जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। आप पहले बन के ही कुछ और जा रहे हो, और वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो वाइफ ऑफ बैरन सोच के कर रहे हैं। तो ही इंटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट विद एन एंटायरली डिफरेंट पर्सन, और आपको एंटायरली डिफरेंट ही हो असल में। तो फिर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, और जब ये वैलिड नहीं है, तो इसके बाद जो इनोसेंट बायर या इनोसेंट ब्रोकर है, उसको भी वैलिड टाइटल नहीं मिलेगा। ये बहुत बारीक बातें, पहुंचे कि नहीं पहुंचे आप तक? आया पक्का? है ना, कंसेप्चुअल है बाबा। कैसे रटे इसको? हेड वर्सेस पट। एक पड़ेगा उल्टा हाथ का बयान। मेरे मेरे को पता था कि तुम लोग बदमाश। अब ये केस में, अब जो नाम है सो है यार, मैं नाम कैसे बदलूं? बस। अच्छा, मेरे को इस बात की तो तसल्ली हुई कि भाई आपकी इंग्लिश की वोकैब अच्छी है।
कम से कम आपको शरीर के विभिन्न अंगों के पर्यायवाची नाम बहुत सारे आते हैं। अच्छी बात है, फिर जाओ मजे करो, ऐश करो। कुछ तो संतोष करे इंग्लिश का टीचर कहीं तो। सेठ भी बड़ा प्यारा नाम है। सेठ। अच्छा, अंग्रेजों में ऐसे नाम रखते हैं क्या, सेठ? रखते ना, नाम है जब भी तो। क्यों अपन इंडिया में नहीं रखते ऐसे नाम? लड़के का नाम है वचन, कथन है। गुजरात में एक गांव है जिसका नाम है चुड़ैल। गुजरात में एक गांव है, उसका नाम है चुड़ैल। और अभी अभी गुजरात सरकार ने, भारत सरकार ने मंजूरी दी है कि इसका नाम बदल के चंदनपुर कर लो। अपनी बड़ी इन शॉर्ट्स पे न्यूज थी कल। गांव का नाम है चुड़ैल। अरे बेटा, हमारे इंदौर में ऐसी ऐसी जगह है। एक जगह है उसका नाम है मांगलिया। देवास के पहले मांग लिया। ऐसा लगता है कि कुछ मांग लिया। हाँ हाँ, इंदौर के आउटस्कर्ट्स पे ही है। चलो। ओ हो, ये क्या बढ़िया, ये बहुत इजी केस, मजा आ जाएगा इसमें। एस को मालूम था। अकाउंट ऑफ इंग्लिश का एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है बिकॉज ऑफ। अकाउंट ऑफ का अर्थ क्या होता है? बेटा, अकाउंट का अर्थ हमेशा हिसाब किताब नहीं होता है, हाँ। देर विल बी हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली, है ना? तो अकाउंट ऑफ का अर्थ है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, रीजन, बाय रीजन ऑफ, है ना? एबीसीडी के लेक्चर में कुछ और था क्या, या मैंने छुड़वाए थे ये वाला था ही नहीं ना? इससे अच्छा हुआ ना अपने कर लिए, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलने वाला आपको 1.5 यूज में। ये यही मिलेगा सिर्फ। ये ऑफलाइन का मजा कुछ तो आना चाहिए ना यार। जो आ रहे हैं उनको ही आएगा। तो एस को पता था कि बिकॉज ऑफ माई क्रिटिसिज्म ऑफ द प्लेज इन द पास्ट ही वुड नॉट बी अलाउड एंट्री एट अ थिएटर। आपको पता है कि बॉलीवुड में कुछ लोग मूवी क्रिटिक्स से खुन्नस खाते हैं। अगर आप देखो मूवी क्रिटिक्स, मैं दो तीन नाम बताता हूँ आपको। एक है राजीव मसंद, एक है तरण आदर्श, एक है अनुपमा चोपड़ा। अनुपमा चोपड़ा इज वाइफ ऑफ विधु विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा मतलब जिन्होंने राजकुमार हिरानी के साथ थ्री इडियट्स, पीके, संजू और सारी मूवी साथ में बनाते वो लोग। मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, सारी सुपर हिट्स। साल 2 साल 4 साल में कोई एक आध पिक्चर लेके आते हैं, लेकिन पिक्चर हिट हो जाती है उनकी जनरली। विधु विनोद चोपड़ा, उनकी वाइफ है अनुपमा चोपड़ा। पर्राटेदार इंग्लिश बोलती है वो। और उनका काम है कुछ ना कुछ उठपटांग बोलना इंग्लिश में, और वो पिक्चरों को रिव्यू करती हैं। अब उनके हिसाब से तो बॉलीवुड की नेपो गैंग की जितनी पिक्चर है सब शानदार है। चाहे बकवास एकदम बिल्कुल, ये तो डैश डैश वाली पिक्चर हो, समझ गए ना? फिल्म देखा कि नहीं? ये तो डैश डैश है। हाँ? नहीं, नहीं समझे? अरे क्या नहीं समझे यार, इसका मतलब यू आर नॉट अ गुड मीमर यार। क्या है, समझ गया ना? हाँ, ये तो डैश डैश है। अरे क्या यार, पिक्चर मतलब अगर बुलशिट भी हुई ना, ये आ गया ना, यही बोल रहा था मैं। तो पिक्चर बुलशिट भी हुई तो पिक्चर को कितने स्टार देगी? 3 स्टार देगी, 3.5 स्टार देगी। अरे अच्छी पिक्चर हो, कोई ढंग की पिक्चर हो ना बॉलीवुड की, ओरिजिनल। ये सुशांत की जिंदगी बर्बाद करनी इनको, मान लो। या किसी अच्छे एक्टर को, नया उभरता हुआ सितारा है, निपो गैंग के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, आउटसाइडर है, और नहीं चलने देनी इसकी पिक्चर। ये चल गया तो ये हमको रिप्लेस कर देगा। तो फिर उसको 2 स्टार 1 स्टार, मतलब ऐसा। और जो जो आम लोग होते हैं अंग्रेजी अंग्रेजी से प्रभावित हो गए। अनुपमा चोपड़ा पहले अक्लेम्ड क्रिटिक, मूवी क्रिटिक, तो फिर जो है वो नहीं देखते, फिर उसकी बात मान लेते हैं और पिक्चर देखने नहीं जाते। वो बेचारे की अच्छी पिक्चर भी नहीं चलती। अब होता क्या है कि इस तरह के जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, कई बार इनके कई दूसरे लोगों से पंगे भी हो जाते हैं। ऑब्वियसली होंगे। आप कई बार सच बोल देते हो कि यार फलाना प्ले, फलाना थिएटर, फलाना मूवी, फलाना ड्रामा बकवास था, और लगातार 4-5 बार बकवास है, आपने लगातार 4-5 बार बकवास बोला, ट्रुथ ट्रुथ बोला आपने। अब ट्रुथ बोलने के कारण आप समझ गए कि अब ऐसा होता है ना कई बार कि आपने 4-5 बार बुराई की, तो अगली बार से वो आपको बुलाती नहीं पिक्चर की स्क्रीनिंग पे। प्रीमियर होता है पिक्चर का पहले, मालूम है?
पिक्चर फ्राइडे को रिलीज होती है, थर्सडे को प्रीमियर होता है बॉम्बे में, स्पेशल स्क्रीनिंग होती है जिसमें सारे क्रिटिक्स को, या एक दो दिन पहले होता है, ताकि एक दो दिन पहले ये पिक्चर देख लें तो अपने यूट्यूब पे, ट्विटर पे रिव्यूज डाल दें, मार्केट में एक हवा बने, ताकि फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हो तो लोगों के पास पहले से रिव्यू रहे तो पिक्चर देख लें। पूरा खेल बेटा है ना, बड़ा खेल है ये, प्रीव्यू प्रीमियर होता है। अब एस को पता था कि पास्ट में मैंने जो ये जो ड्रामा होता है इस थिएटर में, प्ले होते हैं ना प्ले, ये जो थिएटर में प्ले होते हैं उनके जो क्रिटिसिज्म किए हैं, बिकॉज ऑफ दोज क्रिटिसिज्म मुझे थिएटर में एंट्री अलाउड नहीं की जाएगी। इसको पता था एस को। तो द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द थिएटर गेव इंस्ट्रक्शंस कि टिकट किसी भी कीमत पर एस को मत दें। उसको हम तो इनवाइट करेंगे नहीं, और आप टिकट खिड़की पे भी बोल रखा है कि एस आए तो उसको मत देना। एस ने फिर भी टिकट जुगाड़ से अपने फ्रेंड के थ्रू ऑब्टेन कर लिया, उसको भेज के टिकट ले आया और अब जाने लगा। जैसे ही वो जाने लगा तो किसी ने उसको पहचान लिया, आवाज से पर्दा उठ गया, एक ने देख लिया कि ये बाहुबली है। अरे यार, ऐसी कहानी आपको दिलानी पड़ेगी ना, कैसे पहचान में आता है आदमी। पहचान में आ गया होगा ये तो बाहुबली है, पूरी जनता ने बाहुबली बाहुबली बाहु मूर्ति खड़ी कर रहे हैं भल्लाल देव की, और नाम किसका ले रहे हैं, बाहुबली। समझ में आई बात। तो जैसे ही एस के बारे में खबर लग गई कि एस अंदर आ रहा है, तो उसको एडमिशन करने से क्या कर दिया, रिफ्यूज। तो उसने उनको सू कर दिया, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मेरे पास टिकट है, मैंने पैसा दिया था ऑफर, आपने एक्सेप्ट किया जब भी तो टिकट दिया, ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो मेरे को देखने दो, ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एस ने जब डैमेजेस के लिए केस किया तो कोर्ट ने कहा कि इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट विद एस, एज द थिएटर कंपनी नेवर इंटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट विद एस। पहचान बदल के कुछ भी करोगे तो यही वाले डिसीजन आएंगे, चाहे सेट वर्सेस बट हो, या फिर लेक वर्सेस सिमंस हो, या फिर कंडी वर्सेस लिंड से हो। पहचान बदल के, भेष बदल के गलत काम मत करना। इन तीनों केस में एक कॉमन पॉइंट निकल के आया। बोलो मजा आया कि नहीं सुन के? क्लियर? एक एक वर्ड क्लियर?